हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो 2022 में सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो शिफ्ट फर्स्ट थी उसमें साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी चर्चा करेंगे। तो आपको क्वेश्चन दिया गया, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें। जैव विविधता होती क्या है? तो पृथ्वी पर जीवन की विविधता है उसी को क्या बताती है? जैव विविधता बताती है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव है, सभी प्रजातियां और साथ ही उनके बीच में जो पारिस्थितिकी अंतःक्रियाएं होती हैं वो सभी किस में शामिल होती हैं? जैव विविधता में शामिल होती है। जैव विविधता की खोज है वो सबसे पहले डब्ल्यू.जी. रोजेन के द्वारा की गई थी। डब्ल्यू.जी. रोजेन के द्वारा जैव विविधता की खोज की गई थी। और जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ऑप्शन दे रखे कि कौन सा सही कथन है? उच्च हिमालयी क्षेत्रों में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो उच्च हिमालय क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता नहीं पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका है उसके सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय जो अमेजोनियन वर्षा वन है वहां पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये ऑप्शन गलत दे रखा है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान पाई जाती है। तो पृथ्वी पर जैव विविधता है वो एक समान नहीं पाई जाती है, ये भी गलत दे रखा है। जैव विविधता उच्चतर अक्षांशों की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता है वो उच्चतर अक्षांशों की ओर घटती है, ना कि बढ़ती है। तो ये भी गलत दे रखा है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। ये ऑप्शन सही दे रखा है, यही आपका आंसर है। अल्प विराम के आकार के जीवाणु क्या कहलाते हैं? अल्प विराम यानी कोमा के आकार का जीवाणु कौन सा है? तो विब्रियो कोलेरी यानी हैजा का रोग कारक है। हैजा रोग होता है जो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। और जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरी। तो यही है विब्रियो कोलेरी जो कोमा के आकार का या अल्प विराम आकार का पाया जाता है। जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं उनको आकार के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है स्पाइरूलम, इसमें सर्पिल आकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दूसरा है बेसिलस, इसमें कैसे आकार के होते हैं? बेसिलस यानी रोड के आकार के बैक्टीरिया होते हैं। तो ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तीसरे हैं कोकस, तो ये किसके आकार के होते हैं? गोल आकार के होते हैं कोकस, ये गोल आकार में दिखाई दे रहे हैं। और चौथे हैं विब्रियो जो कोमा के आकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इन चारों के आपको नाम ध्यान में रखना है। इसकी आकृति कैसी होती है ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का आपको पूछा गया है। जब समांतर क्रम में कोई भी परिपथ जोड़ते हैं तो उसका जो कुल प्रतिरोध प्राप्त होता है वो कम प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1, आपको 2 दे रखें 1/r2। तो ये फॉर्मूला है समांतर क्रम में जो परिपथ होता है उसको प्रतिरोध निकालने का। तो आपको 1/r का मान दे रखा है 12 ओम। 1/12 बराबर 1 पहली शाखा है उसका मान कितना दे रखा है? 18 ओम। और दूसरी शाखा का आपको मान निकालना है। तो ये 1/18 इधर लेके आएंगे तो माइनस का आ जाएगा। 1/r2 बराबर 1/12 माइनस 1/18। तो यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। तो 3 माइनस 18 36 2 यानी 1/36। ये किसका मान आ गया? 1/r2 का मान आ गया। आपको r2 का पूछा है तो उल्टा करके लिख देंगे। तो r2 बराबर 36 ओम। तो दूसरी शाखा का मान कितना आ गया? 36 ओम। तो भी आपका आंसर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहेगी? कोई भी वस्तु है वो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर आ रही है, पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा है वो स्थिर रहती है। आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि ऊर्जा होती है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो ये कुल ऊर्जा है वो स्थिर रहती है या समान रहती है, इसको उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो सी आपका आंसर होगा। आपको कॉलम फर्स्ट दे रखा है उसको सेकंड से मिलान करना है। ब्लीचिंग पाउडर, इसी को क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड का काम क्या होता है? विरंजीकरण करना, यानी 1 में 3
1 में 3 इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। विरंजीकरण क्या होता है, जो कपड़े होते हैं और अन्य रंगीन पदार्थ है उनको विरंजित करने का कार्य किया जाता है। कोई भी रंगीन पदार्थ है उसको रंगहीन करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो विरंजीकरण कहलाती है। तो ब्लीचिंग पाउडर का कार्य क्या होता है, विरंजीकरण करना। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये इसको किस में काम में लेते हैं, जो जब पेट में अम्लता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो उस पेट की अम्लता को दूर करने के लिए प्रति अम्ल एंटा एसिड के रूप में काम में लिया जाता है। तो 2 में 4 आपको इस ऑप्शन में दे रखा है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, जिसे धावन सोडा कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 NH2O, धावन सोडा कहते हैं। तो धावन सोडा होता है, उसका क्या काम होता है, धावन सोडा है उसका कांच बनाने में, कागज बनाने में, कपड़ा, पेंट आदि के निर्माण में किया जाता है। तो आपको कांच बनाने में दे रखा है, तो वो सी में 1 आ जाएगा। और सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं। तो NaCl का जब विद्युत अपघटन करवाते हैं तो कौन सी गैसें रिलीज होती हैं, एक तो H2 गैस और एक Cl2 गैस रिलीज होती है। कौन सी गैसें, H2 और Cl2 के उत्पादन में, तो डी में 2 आ जाएगा। ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। 2NaCl, 2 मॉलिक्यूल NaCl की 2H2O, और इसका विद्युत अपघटन करवाते हैं तो क्या बनता है, 2NaOH बनता है, और साथ में Cl2 और H2 गैस बनती है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो Cl2 गैस है वो कैथोड पर मुक्त होगी या एनोड पर। जो Cl2 गैस होती है वो कहाँ पर, एनोड पर मुक्त होती है, एनोड पर, और जो H2 गैस है वो कैथोड पर मुक्त होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि Cl2 गैस एनोड पे मुक्त होगी और H2 गैस है वो कैथोड पर मुक्त होगी। तो ये भी ध्यान में रखना है। निम्न पर विचार करें, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोन्स, निम्न में से कौन है वो समतापीय मंडल में जो ओजोन गैस है उसके ह्रास के लिए उत्तरदायी है। यानी जो ओजोन परत है उसको नष्ट करने का कार्य कौन सी गैसों के द्वारा किया जाता है। तो मेनली जो गैस होती है वो CFC क्लोरोफ्लोरो गैस होती है। लेकिन एग्जामिनर है वो ज़्यादा सियाने हो गए, जो सबको आता है वो ऑप्शन में ही नहीं दिया। तो आपको मीथेन दे रखा है, तो मीथेन है ये भी जो ओजोन परत है उसको नष्ट करने का कार्य करती है। ये जलवाष्प बनाने के लिए अन्य गैसों के साथ रिएक्शन करती है और ये अन्य गैसें के साथ मिलकर जो ओजोन परत है उसको नष्ट करती है। तो ये तो दे रखा है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी ओजोन परत को प्रभावित करता है। हेलोन्स, हेलोन्स भी जो ओजोन परत है उसको नष्ट करने का कार्य करती है। ये अवक्षयकारी पदार्थ होता है। जो सभी हेलोन्स होते हैं उनमें ब्रोमीन गैस होती है, ब्रोमीन गैस होती है, और ये ब्रोमीन गैस है ये ओजोन परत को ह्रास पहुंचाती है। तो ये तीनों ही ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी आंसर हो जाएगा तीनों। इसमें देखो CFC नहीं दे रखा है। OTEC का अर्थ क्या है, OTEC की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो सी आपका आंसर होगा। ओशियन यानी महासागर, और महासागर से जो तापीय ऊर्जा होती है उसके रूपांतरण से संबंधित है इसका फुल फॉर्म, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ये क्या होती है, ऐसी तकनीक होती है जिसके जरिए जो महासागरीय जल होता है उसका इस्तेमाल करके सौर ऊर्जा है उसे बिजली बनाने का काम किया जाता है। यानी महासागर की तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, OTEC के द्वारा। डैश बच्चों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी आपको ग्रंथि का नाम पूछा है कि कौन सी ग्रंथि है जो छोटे बच्चों में सबसे बड़े आकार की होती है, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ये सिकुड़कर नष्ट हो जाती है, फिर वसा के रूप में प्रतिस्थापित हो जाती है। तो वो ग्रंथि कौन सी होती है, थाइमस ग्रंथि। तो बी आपका आंसर होगा। ये थाइमस ग्रंथि है जो ये दोनों फेफड़े हैं इनके बीच में स्थित होती है। ये आपको दिखाई दे रही है थाइमस ग्रंथि, दोनों फेफड़ों के बीच में छाती में स्थित होती है। ये थाइमस ग्रंथि होती है वो जन्म से पहले ही विकसित हो जाती है, और इसका काम क्या होता है, टी कोशिकाओं का बनाना, टी सेल्स का निर्माण करना।
तो टी सेल्स का निर्माण है ये जन्म से पूर्व ही करने लग जाती है, और जब बच्चा यौवन तक पहुंचता है तो आपको जो आवश्यक रूप से जितनी टी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है उतनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। उसके बाद ये थाइमस ग्रंथि है वो धीरे धीरे कम होने लगती है उसका आकार, और अंत में वसा के रूप में रूपांतरित हो जाती है, यानी सिर्फ वसा बचती है। ये थाइमस ग्रंथि है वो बाद में नष्ट हो जाती है। इसरो के बारे में सही कथन आपको चयन करना है, कौन सा कथन सही है। इसरो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। बेंगलोर में इसका मुख्यालय स्थित है। तो इससे संबंधित आपको कथन दिए गए हैं, सही कथन का चयन करना है। इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया था। तो इसरो के द्वारा पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का निर्माण किया गया था। इसे 1975 में यूएसए के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो ये आपको गलत दे रखा है, हालांकि 19 अप्रैल 1975 को ही लॉन्च किया गया था, लेकिन ये यूएसए के सहयोग से नहीं, सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से लॉन्च किया गया था। तो यह ऑप्शन आपको गलत दे रखा है। अगला है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, इसरो की विपणन शाखा है। तो जो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन है ये इसरो की शाखा है। इसे वाणिज्यिक और विपणन शाखा के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, 1992 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ये ऑप्शन सही दे रखा है। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF ये कहाँ पर स्थित है? हासन में स्थित है। तो ये ऑप्शन भी आपको सही दे रखा है। कंट्रोल करने का कार्य यानी जो भी भू स्थिर उपग्रह हैं उनकी निगरानी और उन पर नियंत्रण करने का कार्य MCF शाखा के द्वारा किया जाता है, जो कि हासन में स्थित है। तो ये ऑप्शन भी आपको सही दे रखा है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो ये आपका आंसर होगा।